चलिए आज देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जब हम पढ़ते होंगे तो हमें एक चीज़ बहुत चीज़ें देखने को मिलती होगी। ज़्यादातर चीज़ों के मुख्यालय जनेवा में है, जैसे WTO का मुख्यालय जनेवा, WHO का मुख्यालय जनेवा। अमूमन हम ये कह सकते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग वर्ड W से होता है और लास्ट O से होता है, 90% केस में उसका जो हेड ऑफिस होता है वो जनेवा में होता है। जैसे आप WTO देख लीजिए, WHO देख लीजिए, ये 100% नहीं लेकिन फिर भी 90% है। आखिर क्या वजह है कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर जनेवा में बनाए गए थे? स्विट्जरलैंड का एक बड़ा सा शहर है जनेवा, राजधानी तो बर्न है। स्विट्जरलैंड का दावोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के लिए फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन की बैठक वहाँ हर साल होती है। बर्न राजधानी और जेनेवा उसका सबसे बड़ा शहर, जहाँ पे सारी चीज़ों के मुख्यालय आपको मिल जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि जेनेवा में मुख्यालय क्यों है, लीग ऑफ नेशन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है, भारत को वीटो क्या चीज़ होती है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, अस्थायी सदस्यता क्या है, इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। चाइना इसमें कैसे अड़ंगा लगा रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको समझने से पहले। चलिए तो देखते हैं हम, इतना एरिया तो कट जाएगा। देखिए 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया तो लड़ी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, आपसी व्यापार प्रभावित हुआ, सबको इफेक्टेड कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टीमेट जाके एंड किया था 1918 में, 1918 में, जिसको 1919 की वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दें जो ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध को होने ही ना दे। इसलिए उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, इसे हम लोग राष्ट्र संघ कहते हैं, राष्ट्र संघ। ये लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कर दिया। वुडरो विल्सन ने किया था। वुडरो विल्सन ने इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दिया था कि यह द्वितीय विश्व युद्ध को होने नहीं देगा। हालांकि इसके बहुत सारे एम बनाए गए थे। ये पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का भी देखरेख करता, व्यापार का भी, आपसी व्यापार को बढ़ावा देता, ताकि आपसी व्यापार रहता है तो युद्ध की संभावनाएं थोड़ी रुक जाती हैं। अगर व्यापार थोड़ा भी नहीं रहता है तो युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए व्यापार को भी बढ़ावा देता था। मजदूरों की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए हर चीज का काम सौंपा गया है ये लीग ऑफ नेशन को। इस लीग ऑफ नेशन का जो हेड ऑफिस बनाया गया था वो जनेवा में बनाया गया था। तो उस समय का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था लीग ऑफ नेशन, जिसका मुख्यालय था जनेवा में। अब ये लेबर के लिए भी काम करता था, इसने लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंतर्गत थी। फूड एंड एग्रीकल्चर का भी ध्यान रखता था कि पूरे विश्व में खाद्यान्नों की आपूर्ति भी अच्छे से हो सके, इसलिए सारी चीज का मुख्यालय बनाया गया था जनेवा में, जेनेवा। लेकिन लीग ऑफ नेशन सक्सेस नहीं कर पाया। इसके फेलियर के 2 रीजन। सबसे बड़ा रीजन कि जो भी देश को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना था उसे अपने देश के पार्लियामेंट यानी अपने देश के संसद में जाना होता था और अपने देश के संसद में यह प्रस्ताव पारित करना होता था कि हम अपने देश को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनाएंगे। अब चूंकि इस देश लीग ऑफ नेशन का संस्थापक था यूनाइटेड स्टेट यानी USA था, उसकी संसद ने खुद उस देश को अनुमति नहीं दिया तो कि तुम लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनो। तो जो इसका संस्थापक था वही इसका सदस्य नहीं बन पाया। ओवरऑल इसके ज़्यादा सदस्य नहीं बन सके। और इसका फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यह था कि जब जर्मनी ने अचानक पोलैंड पर आक्रमण किया, हमला किया, तो लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा। जर्मनी ने फ्रांस के एरिया पे कब्जा करता गया, लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा। जर्मनी ने बाल्टिक देश पर कब्जा करता गया, लीग ऑफ नेशन देखता रहा। और अल्टीमेट जैसे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके बाद रूस पर किया, तुरंत वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया तो लीग ऑफ नेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। अब ये लीग ऑफ नेशन कह रहा था कि भैया हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम होने नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया भैया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा दिया, इसलिए इसका औचित्य ही खत्म हो गया। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका में राष्ट्रपति हुआ करते थे रूजवेल्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि हम लीग ऑफ नेशन को थोड़ा सा सुधारेंगे।
उन्होंने लीग ऑफ नेशन को सुधारा, जिसका नाम उन्होंने रखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्टकट में यूएनओ के नाम से जानते हैं। और यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि वह तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देगा। अब तक तो नहीं होने दिया, अब समझते हैं कि आगे रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। तो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो अभी के वीडियो का मेन टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बाद चलिए अब देखते हैं यूएनओ के अंग, पार्ट्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं: महासभा, न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिषद है वह है सुरक्षा परिषद। देखिए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। महासभा में जितने भी यूएनओ के मेंबर होते हैं वो सभी के सभी महासभा के मेंबर होते हैं, यानी यूएनओ में 193 सदस्य हैं तो महासभा में भी 193 सदस्य होते हैं। अब इनकी बैठक कब होगी? तो यूएनओ की बैठक हर साल सितंबर महीने में होती है, जिसमें हर देश के शासनाध्यक्ष को जाना होता है। जैसे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, बट शासनाध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री है, तो हम लोग के प्रधानमंत्री को सितंबर में जाना होता है। इसे विश्व का लघु संसद कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के शासनाध्यक्ष वहां जाकर, यूएनओ में मैनहट्टन एक जगह है न्यूयॉर्क में, वहां पे इसका मुख्यालय है, आप इसको फिगर में देख सकते हैं, वहां बैठते हैं, इसलिए इसको विश्व का लघु संसद कहते हैं। जो इसका अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की थी, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब इसका दूसरा पार्ट्स देखते हैं हम लोग। दूसरा परिषद के पार्ट्स का नाम है न्यास। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। हम सब जानते हैं कि यूएनओ का इतना बड़ा खर्च है, ये खर्च को कौन जुटाएगा? तो यूएनओ में कुछ देशों का एक संगठन है जिसे कहते हैं न्यास, वो यूएनओ के टोटल खर्च के लिए पैसे उपलब्ध कराता है। भारत यूएनओ को मात्र लगभग 1% पैसे ही दे पाता है। भारत टोटल खर्च का भारत मात्र 1% पैसे दे पाता है। ये थोड़ा सा भारत के लिए एक तो निगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगला समझते हैं, इसका तीसरा जो अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के शहर हेग में है। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ टोटल 15 जज बैठते हैं। एक जज जो होता है उसका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष होता है, जो 9 ईयर के लिए एक जज यहाँ पर नियुक्त होता है। हमारे वर्तमान समय में दलबीर भंडारी यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक जज के रूप में कार्यरत है। ये ब्रिटेन के जज को हराकर अपनी दावेदारी को पूरी किए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, इसमें 15 जज बैठते हैं, एक जज का कार्यकाल 9 सालों का होता है। तो ये हम समझ गए। अब जो चौथा सदस्य अंग आता है उसका नाम है सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय। यूएनओ की जितनी भी देख रेख होती है, जो भी काम होती है, वो सब जानते हैं, हर देश का कोई भी काम सचिवालय से ही होता है, सेक्रेटरिएट से। तो यहाँ पे यूएनओ का सारा मास्टरमाइंड का काम करता है सचिवालय। सचिवालय जो होता है वो किसके अधीन होता है? महासचिव को। महासचिव सचिवालय काम करता है महासचिव के अंडर में। महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। अभी हम सब जानते हैं पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो गुटेरस जो अभी यूएनओ के महासचिव हैं। इससे पहले वान की मून थे जो दक्षिण कोरिया के थे, वो 2 बार यूएनओ के महासचिव रह गए थे। यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के थे। 2 बार यूएनओ के महासचिव रहने वाले एक कोफी अन्नान जो घाना के रहने वाले थे, और वान की मून जो दक्षिणी कोरिया के रहने वाले थे, वो लोग 2 बार बने थे। हमारे भारत से आज तक भी कोई भी यूएनओ के सचिवालय का महासचिव नहीं बन पाया है। ये एक तरह से देखिएगा तो पूरे यूएनओ का सबसे बड़ा पावरफुल यही है, क्योंकि यूएनओ पूरी दुनिया पे काम करता है। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है पूरे वर्ल्ड पर लागू होता है। अब आते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपको सुरक्षा परिषद हो गया। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का काम क्या है? पूरी दुनिया में सामाजिक यानी सामाजिक भेदभाव को दूर करना। इसलिए उसने एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक गठन किया गया, ILO। ये क्या करता है? पूरी दुनिया के लेबर्स की जांच करता है कि किस दुनिया में कितना लेबर की स्थिति कैसी है। अब एक होता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है कि पूरी दुनिया में खाने के लिए भोजन उपलब्ध है या नहीं इसकी देखरेख करना। अगर किसी देश के पास नहीं है तो FAO अपने पास से उसे उपलब्ध कराता है उस गरीब देश को। तो ये हो गया FAO। अब इसमें आता है आपका जैसे जितना भी व्यापार करना रहेगा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। आप जानते होंगे यूनेस्को है, यूनेस्को ये बच्चों ये शिक्षा को बढ़ावा देता है। यूनेस्को का काम क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देगा। ये पूरी दुनिया में शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये विज्ञान के क्षेत्र में एक कलिंग पुरस्कार को भी देता है। एक होता है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या करता है? ये पूरे दुनिया में बच्चों की देख रेख करता है। यूनाइटेड नेशन फॉर इमरजेंसी इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसका काम क्या है? पूरी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक यानी पैसे से रिलेटेड चीज़ों को देख रेख करना, ताकि दुनिया में भेदभाव एवं ऊंच नीच की भावनाओं को कम किया जा सके। अब इस
पूरे यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड। इसमें 10 + 5 टोटल 15 मेंबर आते हैं। 10 मेंबर टेम्पोररी होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जबकि 5 मेंबर अस्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। यानी यूएनओ में टोटल 15 मेंबर होते हैं। जो 10 मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल 2 साल, जो 5 होते हैं इनका कार्यकाल अस्थायी होता है जब तक ये रहेंगे। यानी टोटल यूएनओ में 15 मेंबर, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर आते हैं। ये सबसे जरूरी है। इस वीडियो का थीम यही है कि इसको समझा जाए कैसे ये तृतीय विश्व युद्ध को रोक सकता है और कैसे ये पुलिसमैन का काम करता है। चलिए तो इसके बारे में समझते हैं। परछाई आ रहा था क्या उस पर परछाई आ रहा था क्या? सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, 5 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल अनंत होता है। टोटल 15 सदस्य देश इसमें आते हैं। अब ये जो अस्थायी होते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनका इलेक्शन 2 वर्ष के लिए होता है और ये अल्फाबेट के हिसाब से होते हैं। जैसे दुनिया में ए नाम से जितने कंट्री होंगे पहले उनका हो जाएगा, फिर बी नाम से होगा, फिर सी नाम से होगा, इस तरह से होगा। अभी भारत इसका सदस्य नहीं है, 2012 के आसपास में उसका वो सदस्य हुआ करता था भारत। यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल केवल 2 वर्ष होता है। अब जो अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल तो अनंत हो जाता है। अब इन लोग का इलेक्शन कैसे होता है? तो इलेक्शन होने के लिए सुरक्षा परिषद पहले नॉमिनेशन करेगी कि हाँ इन देशों को चुना जाएगा। अब उन देशों को जनरल असेंबली यानी महासभा में भेजा जाएगा पारित करने के लिए। यानी पहले किसी भी विधेयक को सुरक्षा परिषद पारित करती है, बाद में उसको 193 सदस्यों वाला महासभा में भेजा जाता है, जहां 121 सदस्य जब पारित कर देते हैं तो उस विधेयक को समझा जाता है कि पास हो गया। तो यहाँ अस्थायी सदस्यों के पास एक विशेष शक्ति प्राप्त है। उस विशेष शक्ति को हम कहते हैं वीटो पावर। ये सबसे खतरनाक पावर है पूरे यूएनओ का। चलिए हम समझते हैं वीटो पावर के पास। वीटो यूएनओ में 5 देशों के पास है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। अब ये हमको कैसे इसको याद करेंगे? तो किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप मैप का सहारा लीजिए। विदाउट मैप आप नहीं याद रख सकते। पहले हम इसको मैप पे देख लेते हैं, 2 मिनट में याद। देखिए कितने देशों के पास है वीटो पावर। तो सबसे पहले आता है अमेरिका। ये ऊपर वाला पिंक कलर का देश है, ये रेड कलर वाला ये है ब्रिटेन, ये उसके नीचे फ्रांस है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। मैप में सीक्वेंस याद रखेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। यही 5 देशों के पास वीटो पावर है। यानी पूरे सिक्योरिटी काउंसिल कहिए या पूरे यूएनओ को कंट्रोलिंग कहिए, इन्हीं 5 देशों के पास है। समझते हैं कैसे कंट्रोलिंग है। देखिए यूएनओ में कोई भी विधेयक, यूएनओ के विधेयक को रिजोल्यूशन कहते हैं। यूएनओ में कोई भी रिजोल्यूशन पास होता है, ये 5 सदस्य देश को सहमत होना जरूरी है। अगर कोई ऐसा विधेयक आता है जिससे कि मान लीजिए कि चाइना खुश नहीं है, तो कह देगा कि मैं इस विधेयक पर वीटो करता हूं, पूरी दुनिया एक और हो जाए, वो विधेयक कभी पारित नहीं हो सकता है। क्योंकि यूएनओ का संविधान को यूएनओ का चार्टर्ड कहते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 वीटो सदस्य में से अगर कोई एक ने अपना वीटो यानी नकारात्मक विधेयक दिया यानी वीटो लगाया तो वो विधेयक पारित नहीं हो सकता है। तो इन लोगों के पास वीटो पावर है। सबसे ज्यादा वीटो का अगर यूज किया है किसी ने तो रसिया ने किया है, सबसे ज्यादा। फ्रांस ने तो किया नहीं, सबसे ज्यादा प्रयोग किया है रसिया ने। ये हम लोग इंडिया वालों को बचाने के लिए कश्मीर इशू पे कई बार वीटो किया हुआ है। यानी कोई कुछ भी कर सकते हैं। अब यूएनओ का एक रूल है कि कोई देश दूसरे देश पर हमला करके उसकी जमीन कब्जा नहीं कर सकता। अगर कब्जा किया तो पूरी दुनिया मिलकर उसको मारेगी। ये यूएनओ का रूल है। अब कैसे एग्जांपल में आप देखिए सद्दाम हुसैन को, उन्होंने कुवैत पर हमला कर दिया, बदले में पूरी दुनिया ने मिलकर मार दिया सद्दाम हुसैन को। अब आप कहिएगा कि चाइना ने भी तो 1959 को तिब्बत पर आक्रमण किया था और आज भी तिब्बत को कब्जा कर लिया, तो पूरी दुनिया ने उसे क्यों नहीं मारा? तो इसके पीछे एक रीजन है, चाइना के पास वीटो है। पूरी दुनिया ने रिवोल्यूशन पारित किया कि चाइना ने गलत किया, चाइना ने कर दिया वीटो कि मैं खुश नहीं हूं कोई मेरे खिलाफ अगर रिजोल्यूशन पारित करता है तो ये चाइना के पास भी अपना एक वीटो है। अब ये वीटो जिनके पास है ना, वो घोड़े का लगाम कहिए। अब आप एक तरह से समझिए तो यूएनओ जो पूरी इतनी भारी भरकम संगठन थी वो 5 घोड़ों के रथ पर चल रही है। उन 5 घोड़ों को कहिए कि वीटो पावर, उनका लगाम इन 5 देशों के पास है। किसी ने एक ने रोका, पूरा यूएनओ रुक जाएगा। अब बात आते हैं भारत के पास वीटो है या नहीं है। तो भारत इन 5 देशों में से नहीं आता है। हमें वीटो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो अभी तक क्या कर रहे हैं हम इस पे समझते हैं। तो भारत तथा वीटो, इस बारे में हम लोग समझते हैं।
देखिए, भारत को वीटो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वीटो किसे मिलता है? जो अस्थाई सदस्य होते हैं यानी परमानेंट मेंबर जो होते हैं, उन्हें ही हम लोग उन्हें ही वीटो पावर दिया जाता है। अब भारत को वीटो पावर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम निगेटिव बातें कर लेते हैं कि भारत को वीटो क्यों नहीं मिलना चाहिए। आखिर पूरी दुनिया क्यों कह रही है कि भारत को वीटो नहीं दिया जाएगा? तो समझिए, भारत ने दो चीजों पर साइन नहीं किया है, एक है एनपीटी और दूसरा है सीटीबीटी। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से एक अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें हम एनपीटी, सीटीबीटी, वासेनार अरेंजमेंट या फिर ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप, एमटीसीआर के बारे में हम समझेंगे। एनपीटी क्या कहता है कि पूरी दुनिया में केवल 5 लोग ही परमाणु बम रख सकते हैं। भारत ने एनपीटी पे साइन ही नहीं किया, कहा कि भैया हम क्यों नहीं रख सकते हैं, हम दुनिया रखेगी तो हम क्यों नहीं रखेंगे। सीटीबीटी पे क्या कहता है कि कोई भी देश परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है। भारत ने सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किया है, क्या भाई हम तो परीक्षण कर सकते हैं, और भारत ने परीक्षण किया भी 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम से पोखरण में किया, और 11 और 13 मई 1998 को शक्ति 98 नाम से 1998 में कर दिया। तो ना भारत ने एनपीटी को माना है, ना भारत ने सीटीबीटी को माना है। इसलिए यूएनओ के लोग कहते हैं कि भाई जब तुम यूएनओ का रूल ही नहीं मानते हो तो हम तुम्हें अस्थायी सदस्य क्यों बनाएंगे। ये एक पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन, भारत का जो बजट है यूएनओ में वो मात्र 1% है। अब यूएनओ कहती है कि भैया तुम इतना कम पैसे देते हो, तुम्हें हम अस्थायी सदस्य कैसे बना सकते हैं। एक दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन आप समझ सकते हैं कश्मीर इशू। क्योंकि देखिए, चाइना का कहना है कि भारत को यूएन वीटो पावर न दिया जाए। क्यों न दिया जाए? क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर दे दिया जाएगा तो भारत एक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और जब कश्मीर इशू को सॉल्व किया जाएगा यूएनओ के थ्रू, तो भारत के पास तो वीटो है, कोई भारत के खिलाफ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भारत अगर वीटो कर दिया तो फिर क्या होगा, वो तो कश्मीर इशू 110% भारत के फेवर में चला जाएगा। ये एक निगेटिव थिंकिंग है। चलिए हम लोग इस निगेटिव थिंकिंग को हटा देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव है भारत को मिलना चाहिए। तो देखते हैं भारत को पॉजिटिव क्यों मिलना चाहिए। सबसे पहला बात कि भारत जो है वो यूएनओ का संस्थापक सदस्य है। 1945 में जब यूएनओ अपने शुरुआती स्टेज में था, उसे कोई नहीं जानता था, उस समय भारत यूएनओ का सदस्य बना। और ताज्जुब की बात यह है कि 1945 में हम गुलाम थे, हम गुलामी के बावजूद भी यूएनओ की सदस्यता लिए। आज उसका ये नतीजा है कि हमें अस्थायी सदस्यता नहीं दिया गया। क्या ये इंसाफ है? दूसरी बात देखते हैं हम लोग यहाँ पे, भारत पूरी दुनिया में यूएनओ कहता है कि लोकतंत्र होना चाहिए, यानी दुनिया में वैसी सरकार आए जहां पे चुनाव हो। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। हमसे बड़ा देश क्षेत्रफल में बड़े चाइना है, अमेरिका है, रूस है, बट हमसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है। जितना लोग हमारे यहाँ वोट डालते हैं उतना कहीं नहीं है। जनसंख्या में चाइना हमसे ज्यादा है, बट वहाँ वोट ही नहीं डाला जाता, वहाँ कम्युनिस्ट है। हम इस पे एक अलग वीडियो लाएंगे, कम्युनिस्ट क्या चीज होते हैं। तो दुनिया का यूएनओ कहता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र आना चाहिए, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ही तुम लोगों ने अस्थायी सदस्यता नहीं दी है। तो ये कौन सी बात है भैया, आप अपने लक्ष्य पर कहाँ पे कायम है। तो ये हम भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये तीसरा देश, यूएनओ कहता है कि पूरी दुनिया से आतंकवाद का सफाया हो जाना चाहिए, आतंकवाद पे रोक लगाना चाहिए। भारत एकमात्र देश है जो कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। आतंकवाद भारत की जमीन से कभी नहीं पनपा है। पूरी दुनिया कोई नहीं कह सकता कि भारत ने एक भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। भारत हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहा है और मुंह तोड़ जवाब देता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, कभी भी हो, भारत आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देता है और पूरी दुनिया के साथ रहकर खड़ा होता है। अब तीसरा, भारत एक आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र हो गया, ये भी अलग बात हो गया। अब चलिए और भी समझते हैं भारत यूएनओ के बारे में और क्या क्या करता है। तो पॉजिटिव थिंग में और देखते हैं, यूएनओ का एक संगठन है डब्ल्यूएचओ, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन में पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया, इन सारी दवाओं को भारत फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आज भारत यूएन 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भारत को पोलियो कैपिटल कहा जाता था कि पूरी दुनिया की पोलियो की राजधानी है। आज भारत अपने दृढ़ इच्छा शक्ति तथा संकल्प के कारण आज पूरी दुनिया से भारत ने अपने कोने कोने से पोलियो को उखाड़ फेंका है, और भारत की बनाई गई पोलियो की दवा यूएनओ को दी जाती है। और यूएनओ बोलता है कि हमारा बजट कम है। पूरी दुनिया ने जब भी यूएनओ को सेना की जरूरत पड़ी है, किसी दूसरे देश में आतंकवाद को हटाने के लिए या शांति सेना स्थापित करने के लिए हो गई या लोकतंत्र की स्थापना के लिए हो गई, पूरी दुनिया में बांग्लादेश और भारत ही वो देश हैं जो सबसे ज्यादा सैनिक मदद देते हैं। इन सारे मदद को देखा जाए तो हमारा बजट कहाँ कम आता है। हम कैश में ना पैसा कम देते हैं, बट ये दवाइयों का पैसा जोड़ा जाए या फिर जो शांति सैनिक जो हम लोग भेजे हैं उनको जोड़ा जाएगा तो हम लोग का बजट कहाँ कम आता है। तो ये हम लोग का एक पॉजिटिव थिंक में आ जाता है।
अब हम देखते हैं कि एनपीटी पर लोग बोलते हैं कि एनपीटी पर भारत ने साइन नहीं किया, इस वजह से हम भारत को वीटो नहीं देंगे। अजब हाल है भाई, ये कौन सा बात है। हम भारत ने स्पष्ट कहा है कि हम एनपीटी पर साइन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हमारा परमाणु बम केवल हमारी रक्षा के लिए है, क्योंकि हमारे बगल में पाकिस्तान और चाइना हमारे एंटी नेशन कंट्री है सब, तो वो लोग हमारे खिलाफ रहते हैं वो लोग देश, और अगर वो हमारे पे परमाणु हमला करेंगे और हमारे पास परमाणु बम नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो इसलिए भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत का परमाणु बम कभी किसी दूसरे पर हमला करने के लिए नहीं है, और भारत ने स्पष्ट किया है कि हम कभी भी परमाणु हमला का पहला प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हमारे पर कोई परमाणु हमला किया तो हम उस पर परमाणु हमला करेंगे। दूसरा, भारत ने क्या बोला है कि जिन देशों के पास परमाणु बम है ही नहीं है वो कैसे हमारे पे पहले परमाणु हमला करेंगे, इसलिए कभी भी हम उन देशों पर परमाणु हमला नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु बम नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का परमाणु बम केवल सुरक्षात्मक कारणों के लिए। अब रही बात सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये क्या कहता है कि आप जमीन पर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते। तो भारत ने कहां जमीन पे किया, कहां पानी में किया, कहां हवा में किया? हम लोग तो जमीन के अंदर किए, तो कहां सीटीबीटी में है? तो एक तरह से तो हम लोग सीटीबीटी में साइन नहीं किए, तो सीटीबीटी का उल्लंघन भी कहाँ किए हैं। और भारत तो आज भी कहता है कि पूरी दुनिया अगर परमाणु बम हटा दे तो हम स्वेच्छा से हटाने के लिए तैयार है। तो ये स्पष्ट होता है कि भारत भेदभाव वाली नीति को नहीं पसंद करता है। नियम हो तो सबके लिए, चाहे वो राजा हो या भिखारी, बड़ा देश हो या छोटा देश, गरीब हो या अमीर देश। अब बजट, रही बात बजट की, तो भारत शांति सेना के थ्रू, दवाओं के थ्रू इत्यादि के थ्रू अपना बजट जो कैश के रूप में 1% देता है, उसको अगर सबको जोड़ा जाए तो भारत का बजट कहीं का कम नहीं है। अब रही बात कश्मीर इशू, ये सबसे बड़ा थोड़ा फंस जाता है। पाकिस्तान कहता है कि भैया यूएनओ में भारत को तो वीटो देना मत, वरना फिर दे दिया तो फिर कश्मीर तो ये लेके चले जाएंगे। अब बात आती है कश्मीर की। कश्मीर इशू को पाकिस्तान ने यूएनओ में इतनी बार उठाया कि अमेरिका, यूएनओ ने उब कर कश्मीर की जांच करने के लिए एक आयोग का बना दिया, डिक्सन कमीशन, डिक्सन आयोग बना दिया। अब ये डिक्सन आयोग क्या करता है भाई? डिक्सन आयोग आया कश्मीर में वो जांच करने के लिए कि कश्मीर का इशू आखिर है क्या। तो डिक्सन कमीशन ने एक इतनी अच्छी रिपोर्ट बना दी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएनओ कश्मीर भारत और पाकिस्तान का एक आपसी मामला है, यानी क्षेत्रीय मामला है। ये भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? कि यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका काम है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। ये क्षेत्रीय विवाद में उसको सुलझाने का पावर किसने दिया? तो भारत यूएनओ में सीधा बोलता है कि भैया हमको तो डिक्सन आयोग बोला है कि क्षेत्रीय मुद्दा है, तो इस मुद्दे को आप कश्मीर इशू को यूएनओ में क्यों उठाते हो? तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। अब देखिए, चलिए हमारे पास तो प्लस पॉइंट ढेर सारे, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या होता है? विरोध किसका किसका करना पड़ेगा। विरोध देखिए, यूएनओ में अस्थायी सदस्य बनने के लिए भी ना, जो पहले से अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो है वो रेडी रहने चाहिए। अगर हमको पूरी दुनिया कही कि चलो भारत को यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना दिया जाए और इसे वीटो पावर दे दिया जाए, और पहले से उपस्थित 5 वीटो वाले में से अगर कोई एक कह देता है कि नहीं मैं वीटो करता हूं इस प्रस्ताव पे कि भारत को न दिया जाए, तो भारत को ये प्रस्ताव नहीं मिलेगा। अब हम सब जानते हैं कि यूएस से हमारा विरोध नहीं कर रहा है, तो हम लोग को यूएस से यानी अमेरिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटेन हम लोग का विरोध नहीं कर रहा है, ब्रिटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रांस हम लोग का समर्थन कर रहा है, रसिया शुरू से हमारा दोस्त है। लेकिन अब बात आती है चाइना पे। चाइना अड़ंगा लगा दिया, सबसे बड़ा अड़ंगा लगाया हुआ है चाइना। चाइना कहता है कि हम भारत को तब तक यूएनओ का वीटो नहीं देने देंगे जब तक भारत एनपीटी पर साइन नहीं कर देता। अब समस्या समझिए, अगर हम एनपीटी पर साइन कर देते हैं तो परमाणु बम हटाना पड़ेगा, और क्या पता कि चाइना उसके बावजूद हमको वीटो दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। तो हमारे सामने क्या कहें, एनपीटी छोड़े, परमाणु बम छोड़े कि अस्थायी सदस्यता ले? तो ये एक चाइना का सबसे बड़ा हमारे सामने इशू है। अब ये चाइना के इशू को कैसे दूर किया जाएगा? तो समझिए, चाइना मिसाइल अच्छा बना लेता है, हथियार बना लेते हैं, बट दुनिया में एक संगठन है जिसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, MTCR का काम क्या है? MTCR ये पूरी दुनिया में मिसाइलों की कंट्रोलिंग करता है कि घातक हथियार, घातक मिसाइल नहीं देश बेच सकते हैं, वही देश बेच सकते हैं जो इसके सदस्य हैं। अब भारत MTCR का सदस्य बन चुका है और चाइना उसका सदस्य नहीं है। चाइना चाहता है कि MTCR का सदस्य बन जाए, और भारत पहले से MTCR का सदस्य है। और MTCR चूंकि मिसाइल एवं हथियारों का नियंत्रण करता है,
इसमें भारत को वीटो है, तो भारत चाइना के सामने अच्छे से प्रस्ताव रख सकता है कि तुम हमको पहले यूएनओ में अस्थायी सदस्यता दिला दो, जिस वजह से हमें वीटो मिल जाएगा, बदले में हम तुमको एमटीसीआर का सदस्य बना देंगे। तो यहाँ एक चाइना से हम लोग का एक बराबरी का समझौता होने की उम्मीद लगता है। तो ये यूएनओ में भारत को वीटो मिलना चाहिए या नहीं। अब रही बात ब्रिटेन की, सबसे बेवकूफ वाला काम तो ब्रिटेन बोल रहा था। ब्रिटेन ने क्या बोला कि ब्रिटेन भारत को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए रेडी है। चलो भैया रेडी है, ठीक है, लेकिन अस्थायी सदस्य तो बना दिया जाएगा, लेकिन उसे वीटो पावर नहीं दिया जाएगा। ये कौन सा बात हुआ भाई? किसी की शादी करा दो और दुल्हन मत दो, तो फिर क्या फायदा हो गया ऐसा शादी करने से? अस्थायी सदस्यता बना दिया, अब वीटो नहीं दिया हमको, क्या फायदा होगा अस्थायी सदस्य बन के? लेकिन भारत ने भी इस चीज को अपनाया है। भारत ने ब्रिटेन के बात को हाँ भर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत जानता है एक बार अगर अस्थायी सदस्यता मिल गया तो हम अगली बार इस पे एक अच्छा सा मुद्दा बना देंगे कि ये कौन सा संगठन है कि 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो है और एक नया अस्थायी सदस्य बना, इसको वीटो नहीं है। यानी हम एक सीढ़ी पार कर लेंगे तो अगली सीढ़ी पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये रही बात ब्रिटेन की। अब एक G4 संगठन है। G4 क्या कहता है? ये 4 देशों का एक ग्रुप है जो कहता है कि हम चारों को यूएनओ में वीटो मिलना चाहिए, यानी अस्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए। इसमें कौन कौन आता है? इंडिया आता है। इसमें और कौन आता है? इंडिया, ब्राजील आता है, साउथ अफ्रीका आता है, दक्षिण अफ्रीका और जापान। ये 4 देश आते हैं G4 में। ये कहते हैं कि हमें भी वीटो पावर चाहिए। इसमें सबसे प्रबल दावेदारी जो है वो इंडिया की है। अभी देखना ये है कि भारत को कब यूएनओ में अस्थायी सदस्यता मिलती है। अब रही बात, हम लोग देखते हैं यूएनओ के भाषा के बारे में। देखिए यूएनओ में 193 देश है और इन 193 की सितंबर में बैठक होती है जनरल असेंबली में। अब ये कौन कौन सी भाषा बोलेंगे? 193 देश वाले अपनी अपनी अलग अलग भाषा बोलने लगेंगे तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए यूएनओ में 6 भाषाओं को लीगल कर दिया गया कि आप इन्हीं 6 भाषाओं को बोल सकते हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज। चाइनीज भाषा को या मंडारिन भाषा कहते हैं। यानी यूएनओ में लीगली 6 भाषा ही है। अब देखते हैं इसमें कार्यकारी भाषा कौन सी होती है, यानी ऑफिशियल रिटन वर्क इसमें होगा। कार्यकारी भाषा, कार्य देखिए जो यूएनओ का ऑफिशियल रिटन वर्क होता है वो केवल इंग्लिश और फ्रेंच में हो सकता है। सबसे नई भाषा जो है वो अरबी है। टोटल भाषाएं 6 हैं। हम इनको मैप के हिसाब से 2 सेकंड में याद कर लेते हैं कैसे भाषा याद करना है। चलिए देखिए ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड की भाषा हो जाएगी इंग्लिश, फ्रांस की भाषा हो जाएगी फ्रेंच, स्पेन की भाषा हो जाएगी स्पेनिश। तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये तो यहीं से तीनों याद होंगे सब, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। अब ये बीच वाला एरिया अरब कहलाता है, मिडिल ईस्ट, इसमें अरबी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ की भाषा हो गई अरबी, यहाँ हो गया रसियन, यहाँ हो गया चाइनीज। तो नक्शा के हिसाब से देखेंगे अरबी, रसियन, चाइनीज, यानी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज। बिना नक्शा का अगर देखेंगे तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज, ये हमारी यूएनओ की भाषा। इस वीडियो में हम लोग यूएनओ के बारे में समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एमटीसीआर, सीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप, ये जैसे यूएनओ के बड़े बड़े संगठन हो गए या इंटरनेशनल रिलेशन में जो कि बड़े बड़े संगठन आते हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।